डियर स्टूडेंट, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र में अंतर। कुछ बेसिक क्वेश्चन बताना चाहेंगे आपको, बेसिक चीज़ें, इसके बाद इस चीज़ को बताएंगे। कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे आप संसद के संदर्भ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे होता है, कुछ क्वेश्चन भेजे थे, तो कमेंट भी था क्या चीज़ है, तो इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे लोकसभा के जो सदस्य होंगे इसे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। किसके द्वारा? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता जो है इन सदस्यों को सीधे चुनती है। राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होंगे वे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इसी को क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो प्रत्यक्ष का मतलब है जनता जिन्हें, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उन्हें मताधिकार का अधिकार प्राप्त है, वे वोटिंग करते हैं। तो इस तरह से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से सीधे चुनती है। यही हाल विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जब होता है तो यहाँ पे भी जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से सीधे चुनाव चुनती है। जैसे मान लीजिए इनके सदस्यों को चुनना है, ये चुनाव में खड़े हुए, तो जनता वोट करेगी, जो ज़्यादा वोट पाएगा वो क्या होगा? विजयी हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में ये जो चुन रहे हैं, हम लोकसभा के सदस्यों को क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से सीधे चुन रहे हैं। मान लीजिए राज्यसभा का चुनाव है, तो विधानसभाओं के जो राज्य से संसद है, तो ऐसे राज्यों में भी 2 सदन हैं। राज्यों में भी क्या है? 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ पे राष्ट्रपति है तो यहाँ पे क्या होगा? राज्यपाल होगा। तो जो राज्यों में विधानसभा है इसके सदस्य और लोकसभा के सदस्य जो हैं ये भी चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य को। तो कहने का तात्पर्य है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो पहले हम लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, और ये सदस्य जो है विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वे किसको चुनेंगे? राज्यसभा के सदस्यों को। तो यानी हम प्रतिनिधि चुने लोकसभा के, प्रतिनिधि चुने विधानसभा के। अगर ये प्रतिनिधि जो है अगले सदस्य को चुनेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा। जो डायरेक्टली ना चुना जाए, इनडायरेक्टली चुना जाए, उसी को क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष चुनाव। और जिसे हम डायरेक्टली चुन रहे हैं, सीधे वोट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव। तो चलिए विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। पृथक निर्वाचक मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या अंतर है? तो यहाँ पे अध्ययन करेंगे हम लोग समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं। समाज के कमज़ोर वर्ग ऐसे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, समाज में उन्हें उतना उचित स्थान नहीं प्राप्त है। उस तरह से ऐसी सामाजिक व्यवस्था रही, हमारे देश की व्यवस्था रही सामाजिक, जिसके कारण वे पिछड़ी जातियां हैं जो पीछे हैं आज आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से। लेकिन इस जातियों को आगे बढ़ाने के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की गई कि जिससे वे समाज की मुख्य धारा में आ जाएं। समाज में जो बहुत पिछड़े हुए हैं ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, विविध रूपों में वे आगे आ जाएं, इनकी भी स्थिति मुख्य धारा से जुड़ने लायक हो जाए। तो अनुसूचित जो पिछड़े या कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जैसे कौन हैं? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग का प्रजातांत्रिक संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व निश्चित करने के उद्देश्य से संविधान के लिए सभी एक जो है प्रथम चुनाव प्रणाली के तहत मत का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि अनुसूचित जनजातियों का जो प्रजातांत्रिक संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व निश्चित करने के उद्देश्य से क्या किया गया?
संविधान के लिए सभी का एक प्रथम चुनाव प्रणाली के तहत मत का प्रयोग करते हैं। इस प्रणाली को संविधान के निर्माताओं ने इस कारण से स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह समाज को बांटने का कार्य करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि पृथक निर्वाचन मंडल जो है क्या है, आरक्षित चुनाव में जैसे पृथक निर्वाचक मंडल है ये क्या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करता है। तो इस तरह से संविधान निर्माताओं ने इस व्यवस्था को इसलिए नकार दिया क्योंकि हमारे देश में विविधताओं वाला देश है और ऐसे स्थिति में पृथक निर्वाचक मंडल होगा तो उससे क्या समस्या उत्पन्न होगी कि हमारा देश जो विविध जातियों वाला, विविध संप्रदायों वाला, विविध वर्गों वाला देश है, हमारे देश की एकता और अखंडता बाधित तो हो जाएगी। तो इसके जो है हमारे संविधान के निर्माताओं ने पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार नहीं किया। इस कारण क्योंकि ये व्यवस्था जो है क्या है, समाज को बांटने का कार्य करती है। वही सेम स्थिति जैसे भी हमने आपको समझाया कि किसी को हम चुन लें और वो एक ग्रुप हो जाए और वो ग्रुप किसी सदस्य का चुनाव करे। तो ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था स्पेशली किसी वर्ग विशेष के लिए इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इससे समाज बंटने की स्थिति उत्पन्न होती है। समाज जो है बंट जाएगा जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, जो देश की एकता और अखंडता बाधित होगी। इसके स्थान पे संविधान निर्माताओं ने क्या व्यवस्था दी, आरक्षित चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था दी। यानी पृथक निर्वाचन मंडल के बजाय किसकी व्यवस्था दी, आरक्षित चुनाव क्षेत्र की। इसमें क्या है, भारत के संविधान में कमजोर वर्गों का प्रशासनिक संस्था क्या है, संसद है और विधानसभाएं हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं संसद बोलें चाहे इसे विधायिका बोलें, केंद्रीय विधायिका बोलें या फिर संसद बोलें। इसके अंग पूछता है एग्जाम में, 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो इस तरह से संसद के 2 सदन हैं। विधान पालिकाएं जो हैं में प्रतिनिधित्व निश्चित करने के लिए क्या किया गया, आरक्षण का रास्ता चुना गया। यानी आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों के प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो चुनाव में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, कभी उस वर्ग के लोग नहीं आएंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसे स्थिति में चूँकि चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुत सारा धन खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, बाहुबली होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, कमज़ोर लोग नहीं आ पाते। तो जब सीट आरक्षित रहेगी तो ऐसे में उस वर्ग के लोग आएंगे तो उनका भी प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि लोकतंत्रीय व्यवस्था में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व समाज के सब वर्गों के लोगों का होगा। तो ऐसे स्थिति में समाज में किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होगा, सब संतुष्ट होंगे, सबके कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे। अगर किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उनको लगेगा कि हम इस देश में हमें वो समानता नहीं मिली है, हमें वो स्वतंत्रताएं नहीं प्राप्त हैं। तो ऐसे स्थिति में लोकतंत्र सफल नहीं होगा। ये ऐसी व्यवस्था इसलिए दी गई है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व इसलिए रहे जिससे लोकतंत्र काबिज रहे, लोकतंत्र स्थायी रूप से बना रहे। जब सब लोगों का, जैसे कहते हैं ना कि सबका बहुमत हो, सबका समर्थन हो, अगर कुछ लोगों का, समाज के कुछ लोगों का समर्थन ना हो या सबके समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो ऐसे स्थिति में लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। तो ये जो व्यवस्थाएं दी गई हैं आरक्षण की, उसका एक ही उद्देश्य है कि ऐसे तबके के लोग जो उस व्यवस्था में नहीं आ पाते तो उनके लिए वो सीट आरक्षित कर दी जाती है जिससे उनके समाज का, उनके वर्ग का भी प्रतिनिधित्व हो जाए, वे भी चुन करके आ जाएं, जिससे समाज में कहीं पे भी विभेद की स्थिति ना उत्पन्न हो, कहीं पे एक दूसरे के प्रति संघर्ष की स्थिति ना उत्पन्न हो कि हम तो संसद में हमारे सदस्य नहीं हैं, हमारी विधानसभाओं में कोई सदस्य नहीं है, हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए हमारा जो है अस्तित्व खतरे में है, हमारे लिए बात करने के लिए हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व के रूप में कोई कार्य करने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो ऐसी बात न उत्पन्न हो, इसलिए जो है ये व्यवस्थाएं संसद व विधानसभाओं में दी गई हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशासनिक संस्थाओं में जैसे संसद हैं और विधान पालिकाएं हैं,
में प्रतिनिधित्व को निश्चित करने के लिए क्या किया गया है? आरक्षण का रास्ता चुना गया। आरक्षण के माध्यम से ऐसे लोगों के प्रतिनिधित्व को कायम करने के लिए ये व्यवस्था दी गई, जिसके तहत संसद यानी लोकसभा में 79 स्थान जो हैं, 79 स्थान अनुसूचित जाति के लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी पढ़े हैं कि अनुसूचित जाति ऐसे जाति जो कमज़ोर वर्ग से बिलोंग करते हैं, इनके लिए सुरक्षित किया गया है। यानी सीट जो है 79 लोकसभा में स्थान क्या किया गया है? अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित किया गया है। इसी क्रम में 41 स्थान 41 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित किए गए हैं। तो इस तरह से लोकसभा में इनके स्थान सुरक्षित किए गए हैं और इस तरह से आरक्षण के माध्यम से इनके स्थानों को आरक्षण की व्यवस्था दे करके इनके आरक्षण को सुनिश्चित किया गया है। ये आरक्षण जो है राज्यों की विधानसभाओं में भी किया गया है, तो जिससे इनका भी प्रतिनिधित्व बना रहे और प्रतिनिधित्व बने रहने के कारण जो है समाज में वर्गभेद की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। तो इस तरह से पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र में अंतर है। पृथक निर्वाचन मंडल के कारण जो है ये व्यवस्था इसलिए संविधान निर्माताओं ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इससे समाज को बांटने की स्थिति बनती थी। समाज अगर बंट जाता तो ऐसे स्थिति में देश की एकता और अखंडता बाधित होती। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इस विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।